वेदांश अपनी टूटी हुई जान को पूरी दुनिया से दूर एक ऐसी जगह ले गया जहाँ सिर्फ प्यार है, सुकून है और कोई तीसरा नहीं। लेकिन इसी बीच मिस्टर एक्स ने भी अपनी अगली खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया है। क्या वेदांश अपनी मन्नत को हर मुसीबत से बचा पाएगा? और आखिर उस अंधेरे कमरे में कैद लड़की कौन है? जानने के लिए सुनिए मन्नत एक जुनून भाग 52। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 52। राठौर मेंशन के विशाल हॉल में आज एक अलग ही सुकून पसरा हुआ था। कई दिनों बाद ऐसा लग रहा था जैसे इस घर ने चैन की सांस ली हो। सामने सोफे पर संध्या जी बैठी थी। उनके चेहरे की रंगत पहले से बेहतर थी, लेकिन आंखों में अब भी कई अनकहे सवाल तैर रहे थे। उनके ठीक बगल में आयुष बैठा था। सामने ओम जी और सावित्री जी मौजूद थी। संध्या जी की नजरें पूरे हॉल में घूम रही थी। 3 साल बाद वो फिर से अपने घर को देख रही थी। इस घर का हर कोना, हर दीवार, हर तस्वीर उनकी अनगिनत यादों को एक एक करके वापस लौटा रही थी। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक भी भाव नहीं आने दिया। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, आयुष, वेद कहाँ है? यह सुनते ही आयुष एक पल के लिए ठिठक गया। वह क्या जवाब देता जब उसे खुद नहीं पता था कि उसका भाई इस वक्त कहाँ है। उसे वेदांश की कही आखिरी बात याद आई, छोटे, मॉम का ध्यान रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके बाद वेदांश बिना कुछ बताए राठौर मेंशन से चला गया था। आयुष ने मन ही मन गहरी सांस ली। सॉरी मॉम, मुझे भी नहीं पता कि भाई इस वक्त कहाँ है। मैंने फार्म हाउस तक पता किया, लेकिन भाई वहाँ भी नहीं थे और मन्नत भी वहाँ नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वह इस समय शेखावत मेंशन में है, भाई के साथ है या दोनों कहीं और चले गए हैं। ऐसे भी भाई के दिमाग में क्या चल रहा होता है यह तो वही जानते हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ भी कह दिया तो आपकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। उसी समय मुख्य दरवाजे से मयंक अंदर आते दिखाई दिया। उसे देखते ही सबकी नजरें उसकी ओर उठ गई। मयंक मुस्कुराते हुए अंदर आया। कैसी है आंटी? मयंक ने पूछा। संध्या जी भी हल्का सा मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ बेटा। मयंक वहीं सामने सोफे पर बैठ गया। आपको देखने का मन था, इसीलिए चला आया। संध्या जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा किया बेटा। फिर उन्होंने गंभीर होकर पूछा, वैसे वेद कहाँ है? ऑफिस में है क्या? यह सुनते ही मयंक का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, वेद, तू हर बार मुझे ही फंसा देता है। खुद तो गायब हो गया, अब मैं आंटी को क्या जवाब दूं? झूठ भी नहीं बोल सकता और सच भी नहीं बता सकता। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आंटी, दरअसल वेद को एक बहुत जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ मुंबई जाना पड़ा है। सच कहूँ तो वेद जाना नहीं चाहता था, लेकिन आप तो जानती हैं काम के मामले में वह कितना सीरियस है। अगर वह मीटिंग में या कबीर अटेंड कर सकते थे तो उसे कभी जाने नहीं देते, लेकिन इस बार उसका जाना बहुत ज़रूरी था। बस कुछ दिनों की बात है, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन भीतर की घबराहट साफ महसूस हो रही थी। हॉल में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी ओम जी बोले, ये भी कोई बात हुई? उनकी माँ 3 साल बाद होश में आई हैं और वह उन्हें छोड़कर बाहर चले गए। ऐसा भी कौन सा काम आ गया? माहौल फिर से भारी होने लगा। तभी संध्या जी ने शांत स्वर में कहा, डैड, इट्स ओके। काम आखिर काम होता है। जरूर कोई बहुत ज़रूरी वजह रही होगी, वरना मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वह अपनी माँ को इस वक्त अकेला छोड़कर कभी नहीं जाते। उन्होंने आखिरी शब्द कहते हुए एक पल के लिए मयंक की तरफ देखा। मयंक ने बस हल्के से सिर झुका लिया, लेकिन संध्या जी के मन में इस समय कुछ और ही चल रहा था। उनके मन में अभी भी एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा था, मन्नत। वह उसका नाम लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों उनके होठ हर बार रुक जाते।
उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि जब से उन्हें होश आया है, घर का हर सदस्य जैसे जानबूझकर उस नाम से बच रहा है। उन्हें पूरा विश्वास था वेदांश इस समय मन्नत के पास है, क्योंकि उनकी यादें अब भी 3 साल पहले की उसी मोड़ पर अटकी हुई थी जब वेदांश मन्नत के लिए उनसे दूर चला गया था। उन्हें नहीं पता था कि इन 3 वर्षों में मन्नत की जिंदगी में क्या क्या तूफान आए हैं, वह किन हालातों से गुजरी है और आज उसकी हालत क्या है। वह अब भी पूरी तरह से सच्चाई से अनजान थी, इसलिए वो आज भी 3 साल पुरानी तस्वीर को ही सच मान रही थी। उनकी आंखें हल्की सी नम थी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को फिर एक बार मुस्कान के पीछे छिपा लिया। तभी मयंक ने आयुष की तरफ देखा और कहा, आयुष, एक और बात कहनी थी। वेद चाहता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक तुम डोमिनियन एंटरप्राइजेस ज्वाइन कर लो। अब कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। जैसे ही मयंक ने यह कहा, थोड़ी दूरी पर खड़े अंगद का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई। वह मन ही मन बुदबुदाया, बस यही कमी रह गई थी, अब ये भी डोमिनियन एंटरप्राइजेस ज्वाइन कर लेगा। 3 साल तक सब मेरे हिसाब से चल रहा था, लेकिन इन दोनों भाइयों ने लौटते ही मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। पहले वो मन्नत, फिर वेदांश और अब ये आयुष। जो कुछ हमने 3 साल में हासिल करने की सोची थी, सब हाथ से निकलता जा रहा है। वहीं आयुष ने बिना ज़्यादा सोचे शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं कल से डोमिनियन एंटरप्राइजेज ज्वाइन कर लूँगा। उसके इतना कहते ही अंगद के चेहरे का रंग और भी उड़ गया। फिर मयंक ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ, आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। संध्या जी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मयंक ने सबको नमस्ते की और धीरे धीरे राठौर मेंशन से बाहर निकल गया। असल में वो यहाँ सिर्फ यह देखने आया था कि वेदांश की गैर मौजूदगी में राठौर मेंशन का माहौल कैसा है और संध्या जी की तबीयत अब कैसी है। उसे पहले से ही पता था कि संध्या जी जैसी समझदार और अनुभवी महिला को किसी भी झूठ से ज़्यादा देर तक बहलाया नहीं जा सकता। फिर भी उसने बिजनेस ट्रिप का बहाना इसलिए बनाया क्योंकि फिलहाल यही सबसे सुरक्षित जवाब था, और संध्या जी ने भी उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। आखिर वो अच्छी तरह जानती थी कि उनका बेटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि माफिया वर्ल्ड का किंग भी है। ऐसे में किसी भी वक्त कोई भी इमरजेंसी आ सकती है और उसे बिना बताए भी निकलना पड़ सकता है। लेकिन एक बात मयंक नहीं जानता था, संध्या जी ने उसकी बात मान तो ली थी मगर पूरी तरह यकीन नहीं किया था। उनके मन में किसी कोने में अभी यही विश्वास था कि वेदांश इस समय किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि मन्नत के साथ है, और सच भी यही था। बस उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि वेदांश मन्नत के साथ किसी सुकून भरी यात्रा पर नहीं बल्कि उसकी टूटी हुई हालत को संभालने की हर संभव कोशिश कर रहा था। वहीं मन्नत जल्दी जल्दी ब्रश करके बाहर निकली। जैसे वो हॉल में पहुंची, देखा वेदांश पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वह किचन से बाहर आ चुका था। मन्नत ने मासूमियत से पूछा, अब कहाँ चलना है वी? नहाना तो वॉशरूम में ही होता है ना? वेदांश के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। सरप्राइज जान। इससे पहले कि मन्नत कुछ और पूछ पाती, उसने अपनी जेब से एक ब्लैक फोल्ड निकाला और बड़े प्यार से उसकी आंखों पर बांध दिया, और फिर उसने बिना कोई मौका दिए मन्नत को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वी, मन्नत अन्यास उसके गले से लिपट गई। आप भी ना? वेदांश बिना कुछ बोले उसे लेकर घर से बाहर निकल गया। उस समय वेदांश एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन पर था, लेकिन यह कोई आम जगह नहीं थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई होटल नहीं, कोई सड़क नहीं। बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी हवाओं की मधुर सरसराहट, और उन सबके बीच छिपा हुआ एक अकेला शानदार घर, मानो पूरी दुनिया से अलग कोई छोटा सा स्वर्ग। यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। वेदांश ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहाँ दुनिया की कोई आवाज़ उन दोनों तक ना पहुँच सके। इस समय वो पूरी दुनिया से कट चुका था, क्योंकि इस बार वो सिर्फ अपनी दुनिया, अपनी जान के साथ जीना चाहता था। इस वक्त वो कहाँ है, यह बात केवल कबीर, मयंक, शिव और लूना जानते थे। कुछ देर बाद वेदांश एक जगह आकर रुका।
उसने बहुत ही सावधानी से मन्नत को जमीन पर उतारा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से ब्लैक फोल्ड हटाया। मन्नत ने जैसे ही अपनी पलकों को खोला, उसकी सांसें मानो थम गई। उसके ठीक सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से एक विशाल झरना पूरी रफ्तार से नीचे गिर रहा था। उसका निर्मल शीशे जैसे साफ पानी सूरज की किरणों से टकराकर लाखों हीरो की तरह चमक रहा था। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, हरे हरे देवदार के पेड़, ठंडी हवाओं में घुली पानी की महीन फुहारे और प्रकृति की ऐसी अद्भुत शांति, मानो समय वहीं ठहर गया हो। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और मन्नत के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। वह मंत्र मुग्ध होकर चारों तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी थी, होठों पर अन्यास मुस्कान थी, दिल में बस एक ही एहसास, इतनी खूबसूरत जगह उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। मन्नत की आंखें अब भी उस झरने पर टिकी थी। वह जैसे उस नज़ारे में पूरी तरह खो गई थी। उसने धीमे से कहा, वी, यह जगह इतनी खूबसूरत। वहीं वेदांश पूरे समय उसे ही देख रहा था, उसे झरना नहीं, मन्नत के चेहरे पर लौट आई मुस्कान ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, पसंद आई? मन्नत ने बिना उसकी तरफ देखे ही धीरे से सिर हिला दिया, बहुत बहुत खूबसूरत है। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने वेदांश की तरफ देखा, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? वेदांश उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा। उसकी आंखों में वही शरारत उतर आई थी, क्योंकि वह थोड़ा झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, यही हमारा आज का वॉशरूम है। मन्नत की आंखें एकदम बड़ी हो गई। क्या? वेदांश ने बिल्कुल मासूम बनते हुए कहा, हाँ, आज हम इसी झरने में नहाएंगे। मन्नत ने झट से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वेदांश मुस्कुराया, क्यों? क्योंकि वह इधर उधर देखने लगी, क्योंकि यहाँ तो कोई वॉशरूम ही नहीं है। वेदांश हंस पड़ा, जान, नेचर से बड़ा वॉशरूम और कौन सा होगा? मन्नत ने उसे घूरा, आपको हर वक्त मजाक ही सूझता है क्या? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ जान, आप जानती हैं मैं मजाक नहीं करता। लेकिन कोई देख लेगा तो? वेदांश ने चारों तरफ हाथ फैलाकर इशारा किया। देखने वाला कौन है? मन्नत ने भी चारों तरफ नजरें दौड़ाई। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, झरने की गूंज, ठंडी हवाएं और हरियाली। सचमुच वहां उनके अलावा कोई नहीं था। फिर भी वो झेप गई। फिर भी वेदांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जान, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी जान, तीसरा कोई नहीं है। मन्नत का चेहरा फिर से गुलाबी हो गया। उसने धीरे से नजरें झुका ली। आप बहुत बदमाश हो गए हैं, अभी तो आपने शुरुआत देखी है। ये कहकर वेदांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मन्नत ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वी, छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि 3 साल का हिसाब अभी बाकी है। मन्नत की धड़कन फिर तेज हो गई। मन्नत ने बच्चों जैसी मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या आप सच में मुझे इस ठंडे पानी में नहलाने वाले हैं? वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपको ठंड लगेगी तो आपको अपनी बाहों में छिपा भी तो मैं ही लूँगा। यह सुनते ही मन्नत के गाल फिर से लाल हो गए। वह कुछ बोल ही नहीं पाई, बस धीरे से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे शर्माते हुए देखकर वेदांश हल्के से मुस्कुरा उठा। उसे पता था उसकी जान जितना मना करती है, उसके दिल में उतना ही भरोसा उसी पर है। वेदांश ने बिना कुछ कहे मन्नत को फिर से अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। मन्नत ने भी झट से अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। उसकी पलकों ने शर्म से खुद पर खुद झुकना बेहतर समझा, लेकिन उसके होठों पर खिली मुस्कान बता रही थी कि इस पल से खूबसूरत एहसास शायद उसके लिए कोई और नहीं था। वेदांश ने बेहद प्यार से उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए धीमे धीमे झरने की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, झरने की ठंडी फुहारें दोनों तक पहुंचने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वह बिल्कुल झरने के नीचे आ खड़ा हुआ। ऊपर से गिरता निर्मल पानी वेदांश के कंधों और पीठ से होता हुआ नीचे बह रहा था, लेकिन उसने अब तक मन्नत को अपनी बाहों से जरा सा भी अलग नहीं किया था। मन्नत की धड़कनें हर पल तेज होती जा रही थी। उसका चेहरा गुलाबी पड़ चुका था। वह चाह कर भी वेदांश की आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देख पा रही थी। वेदांश ने मुस्कुराते हुए उसे धीरे धीरे नीचे उतारना चाहा,
लेकिन जैसे मनत के पैरों ने पानी को छुआ, मनत हल्की सी सिहर उठी और घबराकर फिर से वेदांश के और करीब सिमट गई। वी, यह पानी तो बहुत ठंडा है। उसकी कांपती आवाज सुनकर वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। उसने एक बाह फिर से उसकी कमर के चारों ओर कस ली और बेहद मुलायम आवाज में बोला, अगर पानी ठंडा है तो मेरी बाहें आपके लिए काफ़ी है जान। उस एक वाक्य ने मनत के होठों पर फिर से मुस्कान ला दी। वेदांश ने बहुत संभाल कर उसे झरने के नीचे खड़ा किया। शुरुआत में वो हल्का सा कांपी, लेकिन अगले ही पल जब झरने का निर्मल पानी उसके चेहरे और हथेलियों को छूकर गुजरा तो उसके भीतर जैसे एक अनकहा सुकून उतरने लगा। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर खड़ी हो गई। चारों ओर झरने की मधुर गूंज, पहाड़ों से आती ठंडी हवा, पानी की बारीक फुहारे, और उस पल में बस वे दोनों, मानो पूरी दुनिया कहीं पीछे छूट गई हो। मनत ने धीरे से अपनी पलकों को खोला। सामने वेदांश खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें झरने पर नहीं, सिर्फ मनत पर टिकी थी। उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे बरसों की तलाश आज पूरी हुई हो। वह बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा। देखते ही देखते उसका मन कहीं और चला गया। उसे फार्म हाउस का हर वह पल याद आने लगा। वह पल जब मनत उसकी बाहों में टूट चुकी थी। उसकी आंखों में वह डर नहीं था जो किसी दुश्मन से होता है, वह डर था उसे हमेशा के लिए खो देने का। वेदांश मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था और उसकी आंखों में हल्की नमी भी उतर आई थी। उसने खुद से कहा, मैं उस दिन भी नहीं डरा था जब आपने मुझे छोड़कर जाने का फैसला लिया था। मैं उस दिन भी नहीं डरा था जब बम ब्लास्ट होने वाला था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन कल फार्म हाउस में मैं सचमुच डर गया था जान, जब मैंने आपको अपनी ही दुनिया से लड़ते देखा, जब आपकी आंखों में जीने की जगह सिर्फ डर था, जब आप खुद को ही चोट पहुंचा रही थी। उस पल पहली बार मुझे अपनी ताकत पर नहीं, अपनी बेबसी पर गुस्सा आया था। उसकी उंगलियां अनजाने में भिज गई, उसकी आंखों की गहराई और बढ़ गई। मैं क्या करूँगा इस पूरी दुनिया को जीतकर? मैं क्या करूँगा अपने हर दुश्मन को हराकर? अगर मेरी अपनी ही दुनिया मुझसे छीन जाए, अगर आपको ही खो दूँ। उसने गहरी सांस ली। नहीं, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं सोच सकता। अगर इस दुनिया से आपको छुपाकर रखना पड़े तो मैं रखूँगा, अगर पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, लेकिन अब कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ता उतर आई। जब तक आप खुद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक आपको मैं अपनी ही दुनिया में रखूँगा, जहाँ सिर्फ मैं रहूँगा और मेरी जान। मेरे लिए आपसे बढ़कर इस दुनिया में ना कभी कोई था, ना आज है और ना कभी होगा। आप मेरी शांति हैं, मेरी हर सांस की सुकून है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं आपसे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं आपकी इबादत करता हूँ, और इबादत में किसी तीसरे की जगह कभी नहीं होती। तभी झरने की कल कल के बीच मनत की धीमी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वी, यहाँ आइए ना। वेदांश की तंद्रा एक पल में टूटी। उसने मनत की तरफ देखा और उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। झरने की गिरती जल धारा अब दोनों के बीच पर्दे की तरह बह रही थी। वेदांश बिल्कुल उसके सामने आकर रुका। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मनत की कमर को थामकर एक हल्के से खिंचाव के साथ उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच अब भी झरने की पानी की चादर गिर रही थी, लेकिन उनकी नजरें उन पर गिरती हर बूंद को पार करती हुई सिर्फ एक दूसरे में ही खोई हुई थी। उस पल में ना कोई आवाज़ मायने रखती थी, ना कोई दुनिया, बस दो धड़कनें थी जो बिना कुछ कहे भी एक दूसरे से सब कुछ कह रही थी। झरने की ठंडी धार दोनों के बीच लगातार गिर रही थी। मनत की सांसें अब भी हल्की हल्की तेज थी। वेदांश की उंगलियां उसकी कमर पर ठहर गई थी। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देखते रहे। मनत ने धीरे धीरे अपनी हाथ बढ़ाकर वेदांश के गाल को छुआ। क्या देख रहे हैं वी? वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। अपनी दुनिया। मनत के होठों पर अन्यास मुस्कान आ गई। इतना भी कोई देखता है क्या? जब देखने वाली मेरी जान हो तो कम पड़ जाता है, वेदांश ने मुस्कुराते हुए कहा।
मनत की पलकों ने फिर से श्रम से झुकना बेहतर समझा। उसने धीरे से अपना सिर वेदांश के सीने पर टिका दिया। झरने की बूंदें दोनों को भिगो रही थी, लेकिन उस पल दोनों को जैसे किसी मौसम का एहसास ही नहीं था। वेदांश ने उसके भीगे बालों को बहुत प्यार से कान के पीछे किया और उसके माथे पर एक लंबा सा चुंबन रख दिया। अब भी डर लग रहा है जान। मनत ने उसकी शर्ट को हल्का सा मुट्ठी में भींच लिया। जब आप सामने होते हैं तब नहीं, और जब मैं सामने नहीं रहूं। मनत ने तुरंत उसकी तरफ देखा। फिर मत जाइए, कभी भी मत जाइए। उसकी आंखों की नमी देखकर वेदांश का दिल भर आया। उसने दोनों हथेलियों में मनत का चेहरा थाम लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सुन रही हैं आप? अब मेरी हर सुबह आपकी होगी, हर शाम आपकी होगी, और जो जिंदगी बची है वो भी आपकी होगी। मनत की आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर उसके गाल पर बह गए। वेदांश ने मुस्कुराते हुए उस आंसू को अपने अंगूठे से पोंछ दिया। अरे यह क्या, आज रोने की नहीं मुस्कुराने की सजा है। मनत हल्के से हंस पड़ी। सजा? हाँ, अब जब भी मैं आपको देखूं मुझे यही मुस्कान चाहिए। मनत ने शरारत से पूछा। और अगर मैं ना मुस्कुराऊं तो? वेदांश थोड़ा और करीब आया। तो फिर मुझे आपको मनाना पड़ेगा। वो कैसे भी? वेदांश ने उसे अपने थोड़ा और करीब खींचा। उसके माथे से अपना माथा टिकाकर धीमे से कहा, हर बार ऐसे ही अपने पास लाकर जान। मनत की धड़कनें फिर तेज हो गई। वेदांश ने बहुत धीरे से अपनी एक उंगली मनत की ठुड्डी पर रखी और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। मनत की नज़रें इस वक्त भी शर्म के मारे झुकी हुई थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी मानो सीने से बाहर आ जाएंगी, और पानी की हर बूंद के साथ उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी मीठी हलचल मच रही थी। वेदांश ने अपनी बेहद गहरी और भारी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे देखिए। मनत ने बहुत धीरे धीरे अपनी मदहोश पलकें उठाई, और जैसे उसकी आंखें खुली दोनों की नज़रें एक बार फिर आपस में इस तरह उलझ गई मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। झरने का पानी उन दोनों के बीच बहता चला जा रहा था। ठंडी हवा और प्रकृति की हर आवाज़ उस पल की खामोशी में खो गई। अगले ही पल वेदांश धीरे से थोड़ा और झुका। उसने अपने गर्म होठ मनत के भींगे हुए गालों पर रख दिए। मनत के गालों पर जो पानी ठहरा हुआ था, वेदांश दीवानों की तरह उन पानी की बूंदों को अपने होठों से सूखने लगा। इस मखमली छुअन के होते ही मनत की पकड़ वेदांश के चौड़े कंधों पर और भी ज़्यादा कस गई। उसकी सांसें इतनी भारी हो चुकी थी कि उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। वेदांश मनत के गालों से होते हुए धीरे धीरे नीचे बढ़ा और उसके कांपते हुए गले और गर्दन पर अपने होठ फेरने लगा। उसकी हर एक करक सांस मनत की रूह को छू रही थी। मनत और भी ज़्यादा सिमट कर सीधे वेदांश के सीने से चिपक गई। वेदांश ने एक पल के लिए अपनी नज़रें उठाई और मनत को देखा। मनत की आंखें पूरी तरह बंद थी। उसके होठ हल्के से काँप रहे थे और उसकी उंगलियां वेदांश के कपड़ों को कसकर भींचे हुई थी। वेदांश ने उसकी इस बेबसी और बेइंतहा मोहब्बत को अपनी गहरी आंखों में उतारा, और फिर अगले ही पल उसने अपने सख्त और भींगे होठ सीधे मनत के कांपते हुए गुलाबी होठों पर रख दिए। झरने के पानी का शोर अब धीमा पड़ चुका था, क्योंकि उस सुनसान वादी में अब सिर्फ उन दोनों की धड़कनों का संगीत गूंज रहा था। उन दोनों के होठ एक दूसरे में पूरी तरह उलझे हुए थे। वहीं दूसरी ओर कैफे के एक कोने में 5 कॉफ़ी मग रखे थे। उनसे अब भी हल्का हल्का भाप उठ रहा था, लेकिन उन मगों में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। 5 चेहरों में से 4 चेहरे पूरी तरह उतरे हुए थे। सहानी, पंखुड़ी, अमृता और जैस्मिन। सिर्फ लूना ही सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। बाकी चारों के चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। सहानी उन्हें बता चुकी थी कि संध्या जी को होश आ गया है, और अभी तक मनत उन्हें देखने के लिए राठौर मेंशन नहीं आई है। इतना सुनते ही चारों के मन में एक ही सवाल चल रहा था। वे अच्छी तरह जानती थी कि मनत के लिए वह पल कितना मुश्किल होगा। 3 साल पहले जो कुछ हुआ था, उसके बाद संध्या जी का सामना करना मनत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तभी जैस्मिन ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मनु आखिर है कहाँ? पार्टी के बाद तो वो हमसे मिली ही नहीं,
और सहानी के अनुसार वो राठौर मेंशन भी नहीं है, फार्म हाउस में भी नहीं है। तो फिर मिस्टर राठौर उन्हें लेकर गए कहाँ हैं? देखो ना, उनके बिना सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ना जाने कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। ऊपर से उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पंखुड़ी ने भी उदास होकर सिर हिलाया। सच कह रही हो जैस, मुझे भी कुछ नहीं बताया। पार्टी के बाद तो वो मिली ही नहीं। उसकी बात खत्म होते ही चारों की नज़रें एक साथ लूना पर जाकर टिक गई। लूना ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और पूरी बेपरवाही से बोली, क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जैस्मिन ने भव्य सिकुड़ ली। क्योंकि पार्टी के समय आखिरी बार मन्नू तुम्हारे साथ ही तो वॉशरूम गई थी। अमृता ने तुरंत उसकी बात आगे बढ़ाई। हाँ, उसके बाद तुम दोनों ही गायब हो गए और फिर अचानक वेदांश ने भी पार्टी बीच में ही छोड़ दी। इतना ही नहीं, उसने हम सबसे कहा कि पार्टी खत्म हो गई है और हमें चले जाना चाहिए। कुछ हुआ था क्या? यह सवाल सुनते ही लूना कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसकी उंगलियां अनायास कॉफ़ी मग पर कस गई। फिर उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और बिल्कुल सामान्य अंदाज में बोली, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मनु बॉस के साथ हनीमून पर गई है। उसकी बात सुनते ही चारों की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या? पंखुड़ी लगभग उछल पड़ी। हनीमून? अमृता ने भी उलझन भरे स्वर में पूछा। एक मिनट, शादी के 3 साल बाद अचानक हनीमून? जैस्मिन हंस पड़ी। यह कैसा लेटेस्ट हनीमून है भाई? सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है। चारों ने एक साथ शक भरी नजरों से लूना की तरफ देखा। लूना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे मेरा मतलब सच वाला हनीमून नहीं है। अभी राठौर मेंशन का जो माहौल है उससे मनु को दूर रखने के लिए बॉस उन्हें किसी बहाने बाहर लेकर चले गए हैं। तुम सब जानती हो, मनु संध्या माँ से मिलने की जिद करी थी, लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि इस वक्त उन दोनों का आमना सामना होना बिल्कुल ठीक नहीं है। बॉस को वैसे भी एक ज़रूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना था, तो उन्होंने सोचा इसी बहाने मनु को भी अपने साथ ले चलते हैं। थोड़ा माहौल भी बदल जाएगा और उन्हें कुछ सुकून भी मिल जाएगा। यह सुनते ही चारों के चेहरे पर राहत उतर आई। पंखुड़ी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये तो सही किया मिस्टर राठौर ने। अभी मन्नू का संध्या आंटी से दूर रहना ही ठीक है। थोड़ा वक्त मिलेगा तो शायद दोनों के बीच का दर्द और गलतफहमियां भी कुछ कम हो जाए। लूना ने हल्की सी मुस्कान तो दी, लेकिन भीतर ही भीतर उसने गहरी सांस ली। वह सच नहीं बता सकती थी, इसलिए उसे सच को थोड़ा मरोड़ कर सबके सामने रखना पड़ा। जैस्मिन ने भी गहरी सांस लेकर कहा, सही है, शादी के समय और उसके बाद भी दोनों की जिंदगी में इतनी परेशानियां थे कि उन्हें अपने रिश्ते को जीने का मौका ही कहाँ मिला। अब अगर इतने सालों बाद दोनों ने थोड़ा वक्त सिर्फ एक दूसरे के लिए निकाल लिया है तो हमें तो खुश होना चाहिए। कम से कम इतने सालों बाद मनु मिस्टर राठौर के साथ तो है। अमृता ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, हम उन्हें मिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि इस बार शायद उन्हें एक दूसरे के साथ बिना किसी परेशानी के कुछ पल बिताने का मौका मिला होगा। सच में हमें खुश होना चाहिए। जैस्मिन ने कॉफ़ी मग उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, और सच बताऊं, साथ होकर भी दोनों कब एक दूसरे के साथ थे। हर बार कोई ना कोई मुसीबत उनके बीच आ ही जाती थी। इस बार अगर किस्मत ने उन्हें कुछ दिन सिर्फ एक दूसरे के लिए दिए हैं तो उन्हें जी लेना चाहिए। तभी अचानक सबकी नज़र सहानी पर जाकर टिक गई। वह अब भी चुपचाप अपने कॉफ़ी मग को देख रही थी। दरअसल उसके मन में सालू का ख्याल आ रहा था। वो भी अभी तक राठौर मेंशन नहीं लौटी थी, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए उसकी बाह में हल्की सी कुहनी मारी। ओए, तू कहाँ खोई हुई है? कब से देख रही हूँ, एक शब्द भी नहीं बोली। सहानी कुछ कहती उससे पहले ही अमृता शरारती अंदाज में बोल पड़ी, अरे कहाँ खोई होगी? जरूर सिद्धार्थ रायचंद की यादों में खोई होगी। अम्मू, सहानी एकदम झिप गई। सटअप यार, क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों उनकी यादों में खोऊंगी? उसकी घबराहट देखकर बाकी सबकी हंसी छूट गई। तभी लूना ने हैरानी से दोनों की तरफ देखा। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। जैस्मिन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, समझना क्या है? फिर उसने सहानी की तरफ देखकर आंख दबाई। और तू झूठ मत बोल, हम सब ने पार्टी में अपनी आंखों से देखा था कैसे तू सिद्धार्थ रायचंद की बाहों में थी। यह सुनते ही सहानी का चेहरा
टमाटर की तरह लाल हो गया। उसकी नज़रें झुक गई और अगले ही पल उसके जेहन में पार्टी की वही घटना किसी फिल्म की तरह चलने लगी। पार्टी वाले दिन सिद्धार्थ फोन पर किसी जरूरी बात में बिजी था। वह धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। वहीं सहानी टेबल से स्नैक्स लेने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक उसका पैर कारपेट के किनारों में उलझ गया। आह! इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, सिद्धार्थ ने बिना फोन हटाए बिजली सी फुर्ती से अपना दूसरा हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। सहानी की आंखें डर से कसकर बंद हो गई थी। कुछ पल बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं, तो उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला। अगले ही पल उसकी नजरें सीधे सिद्धार्थ की गहरी आंखों से जा टकराई। एक पल के लिए उसकी धड़कन जैसे थम गई। सिद्धार्थ अब भी फोन पर बात कर रहा था। हाँ, मीटिंग पोस्टपोन मत करना, मैं पहुंचकर बाकी डिटेल्स डिस्कस करूंगा। उसने बस एक क्षण सहानी की तरफ देखा और फिर दोबारा अपनी बात में बिजी हो गया। लेकिन उसका हाथ अब भी सहानी की कमर पर ही था। सहानी पूरी तरह उसकी बाहों में सिमटी खड़ी थी। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि वह उसकी सांसों की गर्माहट तक महसूस कर सकती थी। सहानी का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसने धीरे से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर ध्यान होने की वजह से सिद्धार्थ को इसका एहसास ही नहीं हुआ। उल्टा उसने अनजाने में उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली ताकि वह दोबारा गिर न जाए। सहानी की सांस अटक गई। उसके गाल श्रम से सुर्ख हो उठे। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। कुछ पल तक सहानी के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। उसकी नजरें अनायास ही सिद्धार्थ के चेहरे पर टिक गई। आज पहली बार उसने उसे इतने करीब से देखा था। सच कहे तो सिद्धार्थ बेहद स्मार्ट था। उसकी तेज नजरें, शांत चेहरा और आत्मविश्वास से भरी मौजूदगी अनजाने में ही सहानी के दिल में एक हल्की सी हलचल पैदा कर गई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ अब भी फोन पर बिजी था, इसलिए वह बस चुपचाप उसे देखती रह गई। कुछ ही सेकंड बाद सिद्धार्थ ने अपनी कॉल खत्म की। जैसे उसकी नज़र उसकी हथेली पर गई, उसे एहसास हुआ कि वह अब भी सहानी की कमर थामे हुए हैं। वह तुरंत एक कदम पीछे हट गया और झट से अपना हाथ हटा लिया। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। सहानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इट्स ओके और थैंक यू। अगर आपने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं सीधे नीचे होती। सिद्धार्थ के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों ही थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। सहानी ने धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त सिद्धार्थ भी उसी दिशा में बढ़ गया। दोनों हल्के से फिर टकरा गए। सॉरी, दोनों के मुंह से एक साथ निकला। सहानी तुरंत दूसरी तरफ हटने लगी, लेकिन संयोग ऐसा था कि सिद्धार्थ भी उसी तरफ हट गया। दोनों फिर आमने सामने आ गए। अब तो दोनों अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। सहानी तीसरी बार दूसरी तरफ जाने लगी और इस बार भी सिद्धार्थ अनजाने में उसी तरफ आ गया। आखिरकार सहानी हंसते हुए बोली, होल्ड ऑन सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा पड़ा। ओह सॉरी मिस सहानी। वह तुरंत एक कदम पीछे हट गया और हाथ से रास्ता दिखाते हुए बोला, अब आप जा सकती हैं। सहानी मुस्कुराई। थैंक यू। इतना कहकर वह वहां से आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद भी उसके होठों पर वही हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी अनजाने में उसे जाते हुए देखता रह गया। तो बताओ ना सहानी, अमृता ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। कैसा लगा सिद्धार्थ की बाहों में? इतना सुनते ही सहानी एकदम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। वह हल्का सा झेप गई और तुरंत बोली, बकवास बंद कर। वह सिर्फ एक इंसिडेंट था। उन्होंने मुझे गिरने से बचाया था, बस। और तुम लोग ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? वो मेरे लिए सिर्फ मेरे प्रोफेसर हैं, बस। तभी पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आवाज़ इस बार पहले जैसी शरारती नहीं, बल्कि बेहद नरम थी। सहानी, तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ये शब्द सुनते ही सहानी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी गहराई उतर आई। कुछ पल के लिए वहाँ खामोशी छा गई, क्योंकि उस कमरे में मौजूद हर लड़की जानती थी कि सहानी अपने दिल के चारों ओर इतनी मजबूत दीवार क्यों खड़ी किए बैठी है। वह चाहकर भी किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे पा रही थी। सहानी ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। अरे यार,
तुम लोग भी ना, हम कहाँ मनु की बात करे थे और तुम सब फिर मेरी ही क्लास लेने लग गए। छोड़ो ये सब, हमें सिर्फ मनु पर फोकस करना चाहिए। हम सब उसे बहुत मिस कर रहे हैं और मैडम है कि आराम से अपने हनीमून का मजा ले रही हैं। इतना सुनते ही एक बार फिर सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कुछ ही पलों में कमरे का माहौल फिर पहले जैसा हल्का और खुशनुमा हो गया। लेकिन लूना का चेहरा इस बार बेहद गंभीर हो गया था। उसकी आंखें बेहद गहरी थी। वहीं दूसरी ओर वेदांश और मन्नत के होठ अब अलग हो चुके थे, लेकिन दोनों की सांसें अब भी एक दूसरे से उलझी हुई थी। झरने का ठंडा पानी लगातार उन पर गिर रहा था, जबकि दोनों की सांसें इस वक्त बेहद तेज चल रही थी और आंखें एक दूसरे की गहराई नापती हुई बेहद नशीली लग रही थी। वेदांश ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर गहरी सांस ली। उसे पता था अगर उसने इस पल अपनी भावनाओं को खुलकर बहने दिया तो शायद वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। मन्नत का शरीर पिछले कुछ दिनों के तनाव और पैनिक अटैक की वजह से अभी बहुत कमजोर था और वेदांश किसी भी हाल में उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने अपनी सारी बेचैनी और चाहत को एक गहरी सांस के साथ अपने भीतर ही रोक लिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सामने मन्नत शर्म से अपनी पलकों को झुकाए खड़ी थी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो चुके थे। वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो धीरे से उसके और करीब आया और बहुत प्यार से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर उसके माथे पर एक प्यार भरा लंबा किस किया। मन्नत भी बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई। उस पल दोनों को ऐसा लगा मानो बरसों की सारी दूरियां एक ही पल में मिट गई हो। कुछ देर बाद मन्नत ने धीमी कांपती आवाज में बोली, आई लव यू वी। वेदांश ने उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाई, उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और बोला, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी लग गई और वो फिर वेदांश के सीने से लग गई। वहीं आयुष के हाथों में मोबाइल था। वह बार बार सालू का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, स्विच ऑफ। आखिरकार वह झुंझुलाकर मोबाइल बेड पर फेंक दिया और उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बहुत दूर तक फैले आसमान को देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, आखिर सालू गई कहाँ? पार्टी वाले दिन के बाद से अचानक गायब हो गई। आखिरी बार भी मुझसे ठीक से मिल नहीं पाई। उसकी भव्य चिंता से सिकुड़ गई। कहीं वो मिस्टर एक्स के पास तो नहीं चली गई। यह ख्याल आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर सच में सालू मिस्टर एक्स के पास गई होगी तो क्या उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा? क्या उसने बता दिया होगा कि मैं अब राठौर मेंशन लौट आया हूँ? क्या उसने यह भी बता दिया होगा कि मैं अब उसके खिलाफ खड़ा होने वाला हूँ? इन सवालों ने उसके मन की बेचैनी और बढ़ा दी। उसे पहली बार सालू की चिंता होने लगी। वह मन ही मन बोला, पता नहीं अगर मिस्टर एक्स को लगा कि सालू ने उसका काम बिगाड़ दिया है तो वह उसके साथ क्या करेगा। उसने गहरी सांस ली। आखिर मिस्टर एक्स को हर हाल में मन्नत चाहिए थी और उसे वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी और सालू की थी, लेकिन हम दोनों ही अपने मकसद में नाकाम रहे। आयुष धीरे धीरे खिड़की से हटकर कमरे के सोफे पर आकर बैठ गया। उसके दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी जंग चल रही थी। वह राठौर मेंशन तो लौट आया था। उसे अपने बड़े भाई का प्यार, भरोसा और अपनापन फिर से दिखाई देने लगा था, लेकिन मन्नत को लेकर उसका मन अब भी पूरी तरह सहज नहीं हो पाया था। आज भी उसकी नज़रों में मन्नत ही दोषी थी। वह उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे सच पता ही नहीं था। वह एक ऐसे सच से अनजान था। जिस दिन उसकी आंखों से पर्दा उठेगा उस दिन शायद वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। उसे नहीं पता था कि जिस सालू पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया और जिस मिस्टर एक्स का वो अनजाने में साथ देता रहा, उन्हीं दोनों ने मिलकर मन्नत की जिंदगी को नरक बना दिया था। वहीं दूसरी ओर मिस्टर एक्स की आंखों में खून उतर आया था। उसकी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि नसें तक उभर आई थी। सामने मार्क सिर झुकाए खड़ा था। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक मिस्टर एक्स ने दांत पीसते हुए कहा, कैसे मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। उसकी आवाज़ में ऐसा गुस्सा था कि कमरे का माहौल तक कांप उठा। मैंने साफ कहा था, आयुष का मन बदलने से पहले मुझे खबर चाहिए। फिर आयुष राठौर मेंशन कैसे लौट गया?
तुम अच्छी तरह जानते थे कि आयुष का हमारे कब्जे में रहना कितना जरूरी था, लेकिन हमारे सारे मोहरे एक एक करके नाकाम निकले। उसने गुस्से से सामने रखा गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। छन कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। वैभव की बेवकूफ़ी और सालू की मूर्खता। कहाँ है सालू? मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। मैंने साफ कहा था अपना दिमाग मत चलाना, लेकिन नहीं, उसे खुद को मुझसे ज़्यादा समझदार साबित करना था और नतीजा वो खुद भी हमारे हाथों से निकल गई। कुछ पल कमरे में खामोशी छाई रही। फिर मार्क ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, बॉस, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस्टर एक्स की खतरनाक नज़रें तुरंत उस पर टिक गई। मार्क ने गहरी सांस लेकर बोला, हमने किंग को बहुत हल्के में ले लिया। हमें लगा था कि वो शांत बैठा है, यानी उसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अब समझ में आया वह शांत नहीं था। वो पहले से पूरी तैयारी कर चुका था। आयुष को राठौर मेंशन वापस कैसे लाना है, उसने हर चाल पहले से ही बिछा रखी थी। मार्क की आवाज़ और गंभीर हो गई। और सबसे बड़ी बात बॉस, वह मन्नत से जो दूरी बना रहा था, हमें लगा था कि दोनों के बीच सचमुच दरार आ चुकी है, लेकिन अब लगता है वो भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। उसने हमें वही दिखाया जो वह दिखाना चाहता था। मार्क ने एक पल रुककर आगे कहा, और खबर यह भी है कि उसके बाद से किंग और मन्नत दोनों मुंबई में दिखाई ही नहीं दिए। यानी आयुष के राठौर मेंशन लौटते ही वेदांश राठौर अपनी अगली चाल चल चुका है। यह सुनते ही मिस्टर एक्स की आंखें और भी खतरनाक हो गई। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी वह मुस्कान किसी तूफान का संकेत दे रही थी। मार्क की बात खत्म होते ही अचानक पूरा कमरा मिस्टर एक्स की ठंडी हंसी से गूंज उठा। उसकी हंसी में ऐसा सन्नाटा और खौफ था कि सामने खड़ा मार्क भी एक पल के लिए सहम गया। मिस्टर एक्स ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। दांत भींचते हुए वह बोला, वेदांश राठौर, उसे लगता है कि वह मेरी मन्नत को मुझसे दूर कर देगा। उसे लगता है कि वह उसे इस दुनिया के किसी भी कोने में छिपा देगा और मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। बहुत बड़ी भूल कर रहा है वह। मन्नत को वापस मेरे पास कैसे लाना है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। मन्नत पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज भी उसके दिल और दिमाग में मेरा डर जिंदा है, और इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से कभी ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। चेहरे पर तिरछी मुस्कान और भी गहरी हो गई। वो मुझसे कभी नहीं बच पाएगी। उसे आखिरकार मेरे पास लौटकर आना ही होगा। कुछ पल रुककर उसने बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, और उसे मेरे पास कैसे लाना है, क्या करना है, कब करना है, यह सब मैं पहले से जानता हूँ। अब खेल का अगला दाव वेदांश राठौर नहीं, मैं चलूँगा। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर मिस्टर एक्स की खतरनाक नज़रें धीरे धीरे उठी और सीधे मार्क पर आकर टिक गई। उन आंखों में ऐसा ठंडा गुस्सा था कि मार्क की रीढ़ तक सिहर उठी। लेकिन उससे पहले मुझे सालू चाहिए। उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। ढूंढो उसे, धरती के किसी भी कोने में छिपी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे अपने सामने देखना चाहता हूँ। उसने मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उंगलियों की नसें उभर आई। मैंने साफ कहा था अपना दिमाग मत चलाना, लेकिन उस लड़की ने मेरी बात की अवहेलना करने की हिम्मत की। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। अब ऐसी सजा दूंगा उसे कि जिंदगी भर अपना दिमाग लगाना भूल जाएगी। उसे समझ आ जाएगा मेरे आदेश की अवहेलना करने की कीमत क्या होती है। मार्क ने बिना एक शब्द कहे सिर झुका दिया। वह अच्छी तरह जानता था, जब मिस्टर एक्स किसी को सजा देने की बात करता है तो वह सजा नहीं, जिंदा मौत होती है। मार्क के जाते ही कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मिस्टर एक्स धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा गहरी और खतरनाक हो चुकी थी। उसने सामने फैले अंधेरे को देखते हुए धीमी लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ में कहा, किंग, तू चाहे जितने भी रास्ते बना ले, मेरे पास पहुंचने का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी।
क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक नहीं अनगिनत मुखौटे हैं। अगर तू एक मुखौटा उतारेगा तो दूसरा मुखौटा तेरे सामने खड़ा मिलेगा और हर नया चेहरा तुझे पहले से ज़्यादा उलझाएगा। वह धीरे से कुर्सी से टिक गया। अभी तक सिर्फ तूने मेरे बिछाए हुए रास्ते देखे हैं, मेरे कुछ मोहरों को पहचाना है, लेकिन उन मोहरों के सहारे भी तू कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक कौंधी। हर बार किंग ही जीतेगा ऐसा जरूरी तो नहीं वेदांश राठौर। इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा हूँ। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। तेरी सल्तनत भी छीनूंगा और तेरी मन्नत भी, जो कि मेरी है, सिर्फ मेरी। कुछ पल रुककर उसके होठों पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। कैसे छीननी है यह मुझे अच्छी तरह से पता है। अब खेल मेरे नियमों पर होगा। वहीं दूसरी ओर चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। कमरे में ना कोई खिड़की थी, ना रोशनी की कोई किरण। बाहर की सुबह कब की हो चुकी थी, लेकिन उसका एक एक कतरा भी उस कमरे तक नहीं पहुंच पा रहा था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक एक लड़की की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वह पूरी ताकत से दरवाजा पीट रही थी। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? उसकी आवाज़ लगातार गूंज रही थी। वह चीखती रही, पुकारती रही, इतना कि उसका गला पूरी तरह बैठ चुका था। सांसें बुरी तरह फूल रही थी, दम घुटने लगा था, लेकिन बाहर जैसे कोई था ही नहीं, या फिर सब उसकी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, न पानी, न बिस्तर, न ही किसी तरह की कोई सुविधा, सिर्फ 4 ठंडी दीवारें और डरावना सन्नाटा। तभी दरवाजे के नीचे बने छोटे से छेद से एक स्टील की प्लेट अंदर सरका दी गई। शायद वह उसके खाने का समय था। लड़की की नज़र जैसे उस प्लेट पर पड़ी, वह दौड़कर फिर दरवाजे तक पहुंची और पूरी ताकत से उसे पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन इस बार भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल बाद उसकी नज़र फिर उस प्लेट पर गई। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां, एक प्याज और एक हरी मिर्च रखी थी। बस इतना ही। उसने कुछ सेकेंड तक उस खाने को घूरा, फिर अचानक गुस्से में उसने जोरदार ठोकर मार दी। प्लेट दूर जाकर दीवार से टकराई। टन टन की तेज आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। नज़रों में खतरनाक ठंडक उतर आई थी। जबरा इतनी जोर से भींचा हुआ था कि नसें तक उभर आई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद को किसी तरह काबू में रखने की आखिरी कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके सब्र की डोर अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। एक तरफ वेदांश अपनी जान को पूरी दुनिया से छिपाकर सुकून देना चाहता है, तो दूसरी तरफ मिस्टर एक्स ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस अंधेरे कमरे में कैद वो लड़की कौन है? क्या वो सालू है या फिर कोई ऐसा चेहरा जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा? जानने के लिए मिलते हैं मन्नत एक जुनून भाग 53 में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।